गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने कि डीएनए का निर्माण कैसे होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी क्षारक और यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल आपस में तीनों की तीनों ही यहाँ डीएनए के अणु का निर्माण करने में सक्षम होते हैं और तीनों ही मिलकर के यहाँ पर डीएनए के अणु का निर्माण करते हैं। तो जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शुगर, सबसे पहले नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर जब दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलकर के यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। यहाँ न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं और इन दोनों के मध्य में जिस बॉन्ड का निर्माण होता है, क्योंकि नाइट्रोजनी बेस और पेंटोज शुगर यहाँ पर जिस बंध से जुड़े होते हैं वो बंध होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो यहाँ पर ये दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, नाइट्रोजनी बेस और पेंटोज शुगर। जब यहाँ पर प्यूरिन और प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, एडिनिन, प्यूरिन में आता है एडिनिन और ग्वानिन प्लस किससे जुड़ जाएंगे, पेंटोज शुगर से। जब यहाँ पर एडिनिन प्लस पेंटोज शुगर होगा तो यहाँ पर होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। ऐसे ही ग्वानिन प्लस पेंटोज शुगर तो डीऑक्सी ग्वानोसिन। पिरामिडिन्स में क्या होगा, थायमिन और साइटोसिन। थायमिन जब फॉस्फेट शुगर से जुड़ेगी तो यहां पर निर्माण होता है डीऑक्सी डीऑक्सीथाइमिडिन और यहां पर निर्माण होगा डीऑक्सीसाइटिडिन का, तो ये जो निर्मित हुए हैं चारों की चारों, ये चारों क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड। यहां पर जिन चारों का निर्माण हुआ है ये चारों ही न्यूक्लियोसाइड होते हैं जो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा निर्मित होते हैं। जब इनके साथ में डीऑक्सी एडिनोसिन के साथ में अब यहाँ पर नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर जुड़ गई तो बचा कौन सा, फॉस्फोरिक अम्ल। जब यहाँ इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फोरिक अम्ल ऐड हो जाता है, फॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ पर निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो यहाँ किसका निर्माण होगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स अगर इसके साथ में हम क्या जोड़ दें, फॉस्फोरिक एसिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो यहां बनने वाले क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड। यहां पर जो बनने वाले होंगे वो क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर इन न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोरिक अम्ल जब ऐड हो जाएगी
तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ तीनों चीज उपस्थित होती हैं एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो यहाँ पर इन न्यूक्लियोसाइड में जब यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाएगा तो यह न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है। तो यहां जो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हुआ है, ये न्यूक्लियोसाइड यहां पर डीएनए निर्माण के लिए सबसे छोटी यूनिट होती है, क्योंकि जब डीएनए का निर्माण होगा तो इस डीएनए निर्माण के लिए यहाँ पर जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि आपस में न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके, न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है और जो डीएनए होता है वो क्या होता है, पॉलीमर होता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ में जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे, डीएनए के अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला बनती है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में ये तीनों के तीनों ऐड कैसे होते हैं, जब यहाँ डीएनए अणु का निर्माण होगा तो यहाँ एक दूसरे के साथ में कैसे जुड़े होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बाहर की ओर होती है फॉस्फेट, सबसे बाहर की ओर, सबसे बाहर फॉस्फेट होती है या फिर कहें फॉस्फोरिक अम्ल होता है, और सबसे अंदर की ओर, सबसे अंदर, तो यहां सबसे अंदर की ओर नाइट्रोजनी बेस होते हैं। अब ये जुड़े कैसे होते हैं, देखिए पेंटोज शुगर, इस पेंटोज शुगर के ये जो 1 2 3 4 और इधर होगा 5 नंबर का कार्बन, जो कौन सा होगा, CH2OH वाला। तो देखिए 1 नंबर से यहां अंदर की ओर जुड़े होंगे नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस। सभी में यहां अंदर की ओर क्या जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन बेस 1 नंबर से। अब यहां दूसरी साइड में, यहां तो नाइट्रोजन बेस जुड़ गए, दूसरी साइड में जो चौथे नंबर के कार्बन है, ये चौथे नंबर के कार्बन पर ऊपर की तरफ इसको ऐसे ना करके, यहाँ 5वें नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है, इस यहाँ 5वें नंबर के कार्बन से यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ा होगा। तो अब इन दो पेंटो शर्करा के बीच में कैसे जुड़ा होता है, इसका 3 नंबर का ऊपर वाले का और नीचे वाले का 5वें नंबर का, इन दोनों के मध्य में यह जुड़ा होगा, इसका 3 नंबर का और इसका 5 नंबर का। यहां पर क्या होगा, फॉस्फेट, ऐसे इसका 3 नंबर का और इसका 5 नंबर का। ये 4 नंबर का नहीं है, 5वें नंबर वाला है। 4 नंबर का तो श्रृंखला में अंदर है, जो 5वें नंबर का बाहर फ्री है वो है। और लास्ट ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड में मान लिया यहाँ A, G, T और C। अब दूसरी साइड की बात करें तो ये साइड का जो क्रम है इससे उल्टा कहाँ होगा, दूसरी साइड में। इस प्रकार से इससे उल्टा क्रम दूसरी साइड में होगा।
देखिए 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 और 4, यहाँ 5वें नंबर का आएगा इधर, क्योंकि इस अब यहाँ पर क्रम कैसा हो गया, उल्टा। अब यहाँ ऐसे नाइट्रोजन बेस जुड़े होंगे। ए के साथ में टी, जी के साथ में सी, टी के साथ में ए और सी के साथ में जी, ए टी जी सी, ए और टी के साथ में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये यहां पर इस प्रकार से जुड़े होंगे। इसका यहां कैसे था, इसका 5वें नंबर का और इसका 3रे नंबर का। ये होती है डीएनए की संरचना। अगर डीएनए की संरचना को हम ऐसे खोल के देखें तो ये होती है डीएनए की संरचना। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ग्रुप 5वें कार्बन का इधर जुड़ गया, तो यहाँ फ्री क्या रह गया, OH, CH2 तो यहाँ पर काम में आ गया, CH2 के साथ में ये जुड़ गया, फ्री क्या है OH, इधर फ्री क्या है फॉस्फेट, इसको फॉस्फोरिक ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, फॉस्फेट। तो यहाँ पर एक साइड में जिस ओर फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, जिस ओर फॉस्फेट फ्री होता है वो तो कहलाती है 5 एंड साइट, जिस ओर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है ये क्या कहलाएगी, 3 एंड साइट। जब ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, तो इसके जस्ट अपोजिट इधर 3 एंड और इधर क्या आएगी, 5 एंड। तो यहां पर जब डीएनए की अभी आगे संरचना बताऊंगी तो एक शब्द आएगा प्रति समानांतर। ये इसके बराबर तो है लेकिन कैसी है, उल्टी। तो ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं। एक जाती हुई नजर जाती है तो दूसरी आती हुई नजर आती है। यहाँ डीएनए की संरचना में एक जाती हुई नजर आ रही है तो दूसरी कैसी आ रही है, आती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनी बेस और फॉस्फेट यहाँ एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ करके यहाँ डीएनए के अणु का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि डीएनए के अणु की संरचना। जब हम संरचना की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो संरचना के बारे में जो सबसे पहले स्टडी की थी, संरचना की स्टडी की थी सबसे पहले विल्किंस ने। विल्किंस ने और इसके साथियों ने की थी। विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा सबसे पहले यहां डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था। तो यहां पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है, यहाँ इसके जो एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं ये कैसे जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पर बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, कौन से बॉन्ड से यहाँ पर ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में यहाँ विल्किंस ने स्टडी की थी। लेकिन इस डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल है, जो द्वैरज्यकीय मॉडल है, ये मॉडल दिया था वाटसन ने और क्रिक ने। इसका द्वैरज्यकीय मॉडल किसने दिया था, वाटसन ने और क्रिक ने। इन दोनों ने इसका द्वैरज्यकीय मॉडल दिया था और ये जो स्वरूप दिखाया था, ये स्वरूप खोल करके वाटसन और क्रिक ने दिखाया था कि यहाँ पर द्वैरज्यकीय मॉडल में भी प्रति समानांतर और समानांतर किस प्रकार से ये आपस में जुड़ी हुई होते हैं।
तो वॉटसन और क्रिक के अनुसार यहां पर प्यूरिन और पिरामिडीन, प्यूरिन और पिरामिडिन्स में आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दोनों ही नाइट्रोजन ही बेस है, दोनों के एक प्यूरिन और दूसरा पिरामिडीन, एक प्यूरिन है और दूसरा पिरामिडीन है। यहां जो एडिनोसिन होती है वो थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है, और जो ग्वानिन होती है वो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। तो वाटसन और क्रिक के आधार पर यहाँ पर प्यूरिन और पिरामिडिन्स आपस में ये जो बॉन्ड है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। और यहाँ पेंटोस शुगर फॉस्फेट के साथ में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ जो संरचना दिखाई दे रही है वो यहाँ एक डीएनए की सबसे छोटी यूनिट कह सकते हैं। यहाँ पर डीएनए की इसको सबसे छोटी यूनिट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या उपस्थित होता है? कोई भी एक नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड में। तो यहाँ पर चारों जो नाइट्रोजन बेस हैं, ये चारों नाइट्रोजन बेस आपस में विशेष मैनर में, आपस में विशेष क्रम में जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाने के बाद में जो संरचना बनती है वो बनती है एक मोनोमर की। और मोनोमर किसका? डीएनए। इन चारों के जुड़ने के बाद में जो संरचना बन रही है वो संरचना एक मोनोमर की बनती है, मतलब डीएनए की सबसे छोटी यूनिट की बनती है। अब ये मोनोमर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके, बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ करके किसका निर्माण कर लेंगे? पॉलीमर का, पॉलीमर का निर्माण करेंगे। तो डीएनए एक क्या है? पॉलीमर है। यहाँ पर जिस डीएनए का निर्माण हो रहा है ये डीएनए एक पॉलीमर है जो बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर के बना हुआ होता है। यहाँ जो 5 एंड साइट होती है उस 5 एंड साइट पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, जो 3 एंड साइट होती है वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। यहाँ एक जो स्ट्रैंड है, इसकी एक स्ट्रैंड यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, तो इसकी प्रति समानांतर दूसरी स्ट्रैंड यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के बराबर और विपरीत क्रम में होती हैं। यहाँ एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन कैसी हैं? विपरीत क्रम में प्रेजेंट हैं। और ये यहाँ पर आपस में जो नाइट्रोजन बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जो जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर फॉस्फेट और जो पेंटोस शर्करा है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो डीएनए का आधार बना रही है, डीएनए को जो बैकबोन प्रदान कर रही है, वो बैकबोन किसकी है? यहाँ पर पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट की। यहाँ डीएनए को जो आधार प्रदान कर रही है वो कौन करती है? पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। अब इसको जो आधार, इस बैकबोन को जो आधार दे रहा है वो देते हैं नाइट्रोजनी बेस। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़कर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़कर। जब यहाँ पर नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर ये जो बैकबोन बनी है पेंटोस शुगर की और फॉस्फेट की, तो ये इस बैकबोन को आधार और मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे डीएनए का अणु बहुत अधिक मजबूती के साथ एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला के साथ में जुड़ी हुई होती है। अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई लंबाई की हम। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो पूरा व्यास होता है वो होता है 20 एंग्स्ट्रॉम का। जब इसका हम द्विसूत्री मॉडल बनाएंगे उस मॉडल में हम ग्रूम देखेंगे, इनके अंदर जो खांच पाई जाती हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ सामान्य देखते हैं पहले कि इसका जो कंप्लीट व्यास होता है ये व्यास होता है 20 एंग्स्ट्रॉम का,
और यहाँ एक से दूसरे के बीच की दूरी होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है, क्योंकि ये बैंड में कैसे आएंगे इस प्रकार से, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम की। तो इसके यहाँ हम डबल स्टैंडर्ड मॉडल को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर खांच पाई जाती है, पहले उसको याद करो, वो वाली अगर ये सीरीज है तो ये कौन सी होगी 5n, और ये कौन सी होगी 3n। जस्ट इसके उल्टे ये कौन सी होगी 3n, तो ये कौन सी होगी 5n। अब यहां पर अब इसका जो व्यास लें मैक्सिमम इधर जाएगा और इधर जाएगा, ये जो व्यास होता है ये होता है यहां पर 20 एंगस्ट्रॉम। जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ये नाइट्रोजनी क्षारक यहां से लेकर के और यहां तक ये जो दूरी होगी ये होगी 34 एंगस्ट्रॉम। क्यों? यहां पर 10 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे। यहाँ 10 न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होंगे और इनके जो बीच की दूरी होती है, ये इनके बीच की दूरी फिक्स होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ एक दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, तो 10 के मध्य की दूरी कितनी हुई 34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर ये इतनी दूरी होती है। जो यहाँ पर मेजर ग्रूव आती है, मेजर खांच जो अधिक गहरी होती है, और दूसरी माइनर खांच होती है जो कम गहरी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डीएनए की संरचना होती है। ये क्लॉकवाइज दिख रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। इसकी जो घूर्णन की दिशा होगी वो कैसी होगी? क्लॉकवाइज। तो यहाँ ये डीएनए की संरचना होती है जिसके अंदर व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, दो न्यूक्लियोटाइड्स की मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर 10 न्यूक्लियोटाइड की जो टोटल लेंथ आती है वो आती है 34 एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक घूर्णन में 34, ये घूर्णन हम एक घूर्णन कंप्लीट कर रहे हैं। ये 10 न्यूक्लियोटाइड क्यों ले रहे हैं? प्रति टर्न, क्योंकि इसके बाद में जब इसमें रोटेशन होगा, ये घूमेगा, तो यहाँ पर डीएनए में हर 10 टर्न के बाद में, हर 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद में एक टर्न आएगा। तो इसका मतलब, और उस टर्न में एक मेजर खांच होगी और एक माइनर खांच उपस्थित होगी एक टर्न के अंदर, और एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होंगे। तो इसकी जो लंबाई आती है वो आती है 34 एंगस्ट्रॉम। इसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम आती है। तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप सबसे बाहर की ओर, बेस अंदर की ओर उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजनी बेस। अब इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पर चारगाफ के नियम को पढ़ा जाता है। यहाँ एक साइंटिस्ट हुए थे चारगाफ ने एक नियम दिया था। यहाँ चारगाफ का नियम, चारगाफ ने क्या नियम दिया था? चारगाफ ने बताया था कि यहाँ पर प्यूरिन्स की संख्या किसके, हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, प्यूरिन्स की संख्या किसके बराबर होती है? पिरामिडिन्स के बराबर होती है। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला था A+G
बराबर T+C बराबर 1। यहाँ ये जो रेशो होता है, ये रेशो कैसा होता है, नियतांक होता है प्रत्येक जाति के लिए, नियतांक होता है प्रत्येक जाति के लिए, फिक्स होता है, प्रत्येक जाति का फिक्स होता है, नियत होता है। जैसे हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, जितनी भी प्रोकैरियोट्स की कोशिकाएं होंगी, प्रोकैरियोट सेल के लिए ये नियतांक 1 से कम आता है, 1 से कम। और यूकैरियोट्स के लिए ये जो नियतांक है, ये नियतांक यूकैरियोट्स सेल के लिए ये नियतांक 1 आता है। कितना आता है, 1। लेकिन यूकैरियोट्स में भी, जैसे हम लिवर सेल की बात करें, लिवर सेल की बात करते हैं, तो लिवर सेल में ये 1.53 आता है। जरूरी नहीं है कि 1 ही आए, 1 से अधिक भी हो सकता है। खुद ह्यूमन बॉडी में भी प्रत्येक ऑर्गन का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इतना फिक्स है कि यूकैरियोट्स का 1 से कम नहीं आएगा, 1 या 1 से अधिक होगा। तो ये प्रत्येक जाति का फिक्स होता है। इसके नियतांक के आधार पर भी हम जाति को बता सकते हैं कि ये डीएनए किस जाति का है। तो ये तो रहा आपके डीएनए की संरचना। नेक्स्ट, डीएनए के टाइप्स, डीएनए कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।